सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक बक्सर का युद्ध है, जो पिछले दो वीडियो में इसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। अ, पिछले वीडियो में हमने बक्सर के युद्ध की घटनाक्रम और इलाहाबाद की संधि पे हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बंगाल में द्विज शासन पे चर्चा करेंगे और साथ ही जो इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बंगाल में द्विज शासन, जैसा कि मैंने आपको इलाहाबाद की संधि में बताया था कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। अब हम देखें, हम द्वैत शासन को समझें तो सबसे पहले हमें दीवानी और निजामत को समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रशासन के दो मुख्य पार्ट होते हैं। एक दीवानी पार्ट, दीवानी भाग, दूसरा निजामत, या जिसको हम फौजदारी भी बोल सकते हैं। और हम बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, जिसमें सूबेदार, जिसे निजामत भी कहा जाता था, जिसका कार्य होता था सैनिक सुरक्षा, पुलिस और न्याय। मतलब ये सैनिक सुरक्षा से, पुलिस से और न्याय से जुड़ा हुआ होता था। कौन है? निजामत। तो प्रांतीय स्तर में जो दूसरा श्रेष्ठ पद होता था वो होता था दीवान का, जो राजस्व से और वित्त व्यवस्था की देखरेख करता था। ये दोनों अधिकारी एक दूसरे पे नजर रखते थे और उत्तरदायी मुगल सम्राट के प्रति होते थे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वरन दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। उत्तरदायी केवल मुगल सम्राट के प्रति ही होते थे। तो इस प्रकार हमने देखा प्रांतीय प्रशासन में जो प्रशासन था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक दीवानी भाग, दूसरा निजामत, जिसको हम फौजदारी भी बोलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार, यानी कि इलाहाबाद की संधि में हमने देखा कि अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक देने का वादा किया था। उसके बदले उसको बिहार, बंगाल, उड़ीसा से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। 53 लाख रुपए में बंगाल के नवाब को देने पर निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ, और उन्होंने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देने का वादा किया, और उसके बदले में कौन सा अधिकार प्राप्त कर लिया था? निजामत का। तो यहाँ बंगाल में दीवानी और निजामत दोनों अधिकार किसके पास आ गए थे? अंग्रेजों के पास। दीवानी और निजामत दोनों अधिकार अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ उसने एक, जहां मुगल सम्राट से दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, बंगाल के नवाब से निजामत अधिकार प्राप्त कर लिया, दोनों अधिकार जब अंग्रेजों के पास में आ गए तो उन्होंने अब बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की। द्वैत शासन का जो जनक है वो लियो कार्टेस को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पूछा जाता है कि द्वैत शासन का जनक कौन है। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी ने दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से किया, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही होती थी। यानी क्यों किया? शुरुआत तो 1765 में हम मान ले, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन उन्होंने मतलब दोनों अधिकार अपने पास प्राप्त कर लिए, लेकिन इनको वास्तविक निष्पादन जो इनका किया गया वो भारतीयों के माध्यम से किया गया। इसका कारण ये था कि अंग्रेज एक अलग भाषा, एक अलग संस्कृति से संबंधित थे। वो यहाँ के लोगों की भाषा, यहाँ के लोगों की संस्कृति को नहीं समझ पा रहे थे। इनमें जो कम्युनिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था भाषा की वजह से। इसलिए उन्होंने भारतीयों के माध्यम से ही कर संग्रह किया, राजस्व इकट्ठा किया, भारतीयों के माध्यम से उन्होंने शासन व्यवस्था को संभाला। लेकिन वास्तविक जो शक्ति थी निर्णय लेने की वो कंपनी के पास ही रही। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया है, जिसकी विशेषता थी कि उत्तरदायित्व अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। यानी जिसके पास उत्तरदायित्व था या जिम्मेदारी थी उसके पास अधिकार नहीं था, और जिसके पास अधिकार था उसके पास उत्तरदायित्व नहीं था। यानी कि हम बात करें नवाब की, तो कंपनी और नवाब दोनों ने मिलके बंगाल में जो व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था या जो शासन किया उसको द्वैत शासन कहा गया, जिसमें नवाब को उत्तरदायित्व तो दिया गया लेकिन अधिकार किसी तरह का नहीं दिया गया। कंपनी के पास अधिकार था लेकिन उन्होंने उत्तरदायित्व नहीं संभाला। बंगाल में द्वैत शासन के दुष्परिणाम पे शीघ्र ही देखने को मिले। समूचे बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार का माहौल बन गया।
व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी ही हो गई। समृद्ध विकसित उद्योग जैसे रेशम है, मलमल, ढाका की जो मलमल है, कपड़ा उद्योग है, जो बंगाल का सूती वस्त्र उद्योग था वो नष्ट हो गया। किसान जो थे वो भयानक गरीबी के शिकार हो गए। उसके पश्चात ये तो थी द्वेष शासन, देश शासन प्रणाली की व्यवस्था और उसका परिणाम। अब हमने ऊपर पिछले वीडियो में हमने जो इलाहाबाद की प्रथम संधि पर चर्चा की थी, यहाँ इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई है, जो 16 अगस्त 1765 में की गई थी। इस संधि की शर्तों में है नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया। ठीक है, पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त है कि अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए गए, जैसा कि हमने इलाहाबाद की संधि में पढ़ा था। तीसरी शर्त है अंग्रेजों को संरक्षण में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी, यानी कि जो बनारस और गाजीपुर की जागीर थी वो अवध के नवाब से लेके और बलवंत सिंह को दे दी गई थी। चौथी शर्त में शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया और उसने इसके बदले चुनार जो था वो अंग्रेजों को सौंप दिया। नवाब को एक और संधि के द्वारा यह वचन देना पड़ा कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए वो अंग्रेजों से सैनिक मदद लेगा और उस सैनिक मदद के बदले वह अंग्रेजों का सैन्य खर्च वहन करेगा। तो ये प्रमुख शर्तें थी इलाहाबाद की संधि जो अवध के नवाब के साथ की गई थी। अवध के साथ संधि पर रेजमे मेहर ने लिखा है कि अब से अवध के साथ मित्रता के संबंध रखना अंग्रेजों की स्थायी नीति बन गई थी, जो मराठों की बढ़ती हुई शक्ति के मार्ग में एक लाभदायक बाधा थी, यानी कि इसको बफर स्टेट की संज्ञा दे दी गई, क्योंकि अब अंग्रेजों को ये जरूरी हो गया अवध के साथ मित्रता करना, क्योंकि वो अब ये अवध के सारे वो अन्य जितनी भी शक्तियां थी जैसे मराठे मैसूर उनका दमन वो आसानी से कर सकता था। फरवरी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजीबुद्दौला से संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी कि बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को होगा। साथ ही नवाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया। बंगाल के नवाब के साथ संधि के बाद बंगाल में द्वेष शासन की शुरुआत हुई। अल्पाई नवाब ने मोहम्मद रज्जा खान को नायब सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार कंपनी को मुगल सूबेदार द्वारा इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी और बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया था, जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की थी। द्वेष शासन के समय से ही बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। अकाल के इस भयानक दौर में कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। द्वेष शासन के समय बंगाल ने 1766-67 के बीच में लगभग 2 करोड़ 24 लाख 57,500 रुपए की वसूली की, और इससे पूरी यह वसूली केवल 80 लाख रुपए थी। तो इतना अधिक लोगों का शोषण किया गया था द्वेष शासन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की संसद में द्वेष शासन प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि विश्व की कोई भी सभ्य सरकार नहीं, विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में हम कंपनी की सरकार को देख सकते हैं। तो इसकी निंदा भी कॉर्नवालिस ने की थी द्वेष शासन की। क्लाइव ने खुद बंगाल की अव्यवस्था के बारे में कहा कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य बंगाल में था वैसा न तो किसी देश में देखा गया न सुना गया। ऐसा न्याय युक्त और लोकपूर्ण ढंग से इतने लाभ कभी प्राप्त नहीं किए गए। तो कुल मिला के द्वैध शासन प्रणाली ने बंगाल को जो एक उपजाऊ भूमि थी उसको एक अकाल के रूप में परिवर्तित कर दिया। 1775 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारक उल दौला के बारे में कहा कि वह केवल एक फैंटम है, केवल एक घास फूस का आदमी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब बंगाल के नवाब केवल एक अंग्रेजों का कठपुतली शासक था, जो कि केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आदेश दिए जाते थे उनको इम्प्लीमेंट करता था। तो ये था आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के साथ द्वेष शासन और बक्सर के युद्ध का के पश्चात द्वेष शासन से बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ा।